मैं श्रद्धाश्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड पेज 28-29। প্রশ্ন, মানুষের ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার যেমনই হোক না কেন, ভালো পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে ताकि की उन्नत করে তোলা যায় না? ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य के जो इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार कैसा भी क्यों ना हो, अच्छे परिवेश और शिक्षा के प्रभाव से क्या उसे उन्नत नहीं किया जा सकता है? सीसी ठाकुर, মানুষ পরিবেশ বা শিক্ষা থেকে তাই নিতে পারে যা তার নেওয়ার ক্ষমতা আছে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं मनुष्य परिवेश या शिक्षा से वही ले सकता है जो उसकी लेने की क्षमता हो। যা তার নেওয়ার ক্ষমতা নেই তা কিন্তু সে নিতে পারে না। जो उसके लेने की क्षमता नहीं है वो उसे नहीं ले सकता है। একই জমি, একই মাটি, সেই মাটির রস টেনে একটা হচ্ছে আম গাছ, একটা হচ্ছে কাঁঠাল গাছ, আর একটা হচ্ছে লিচু গাছ, আরো কত কি। एक ही जमीन, एक ही मिट्टी, उसी मिट्टी के रस को खींचकर एक होता है आम का पेड़, एक होता है कटहल का पेड़, और एक होता है लीची का पेड़, और भी पता नहीं कितना कुछ। একই তো পরিবেশ, তার মধ্যে এত রকমারি হচ্ছে কেন? एक ही तो परिवेश है, लेकिन उसमें भी इतनी विभिन्नता क्यों है? তার কারণ বীজের পার্থক্য। उसका कारण है বীজ में পার্থক্য। মানুষের বেলাও তেমনি প্রত্যেকে তার বীজগত সংস্কার অনুযায়ী পোষণ সংগ্রহ করে স্বাতন্ত্র্য उद्भिन्न হয়ে ওঠে। मनुष्य भी ठीक उसी तरह से उसके बीजगत संस्कार के अनुसार पोषण संग्रह करके स्वातंत्र से उद्भिन्न हो उठते हैं। ভালো হোক মন্দ হোক, আম আমই থাকে, আম কখনো কাঁঠাল হয়ে যায় না, আবার কাঁঠালও কখনো आम হয়ে যায় না। अच्छा हो या बुरा हो, आम आम ही रहता है। आम कभी भी कटहल नहीं बनता है, और कटहल कभी भी आम नहीं हो जाता है। যে যা সে তাই, তাছাড়া অন্য কিছু নয়, বা অন্য কিছু হতে পারে কমই। जो जैसा है वैसा ही है, इसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं, या फिर दूसरा होना भी प्राय कम ही होता है। হলেও সে আর সে থাকে না, होने पर भी वो और वो नहीं रह जाता है। তাই জন্মগত সংস্কার যদি ভালো না থাকে, তবে শিক্ষা বা পরিবেশ দিয়ে মানুষের ভালো কমই করা যায়। इसीलिए जन्मगत संस्कार अगर अच्छा न रहे तो शिक्षा या परिवेश से मनुष्य का भला कम ही होता है। ভ্রষ্ট প্রকৃতি যারা, তাকে যদি সুশিক্ষিত করে তোলেন, সে শিক্ষার শক্তিতে দুষ্ট কর্ম আরো ভালো করে করবে। भ्रष्ट प्रकृति के जो हैं, उन्हें अगर सुशिक्षित कर दिया जाए, वो उसी शिक्षा के शक्ति से दुष्ट कर्म और अच्छी तरह से करेगा। जन्मगत वैशिष्ट्य बदलानो जाए ना, जन्मगत जो वैशिष्ट्य है उसे बदलाया नहीं जा सकता है। प्रश्न, তাহলে জগতে এত শিক্ষা দীক্ষার আয়োজন কেন? ठाकुर जी से फिर से एक प्रश्न पूछा गया कि फिर दुनिया में इतनी शिक्षा और दीक्षा के आयोजन क्यों है? सीसी ठाकुर, শিক্ষা দীক্ষার আয়োজন এই জন্য যাতে মানুষের অন্তর্নিহিত সদ্গুণ যা তাকে পোষণ দিয়ে বিকশিত করে তোলা যায়, এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি যেগুলি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তোলা যায়। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर तरीके से देने लगे। वे कहने लगे कि शिक्षा और दीक्षा का आयोजन इसलिए ताकि मनुष्य के जो अंतर्निहित सद्गुण हैं उसे पोषण देकर विकसित कर दिया जाए, और अनियंत्रित प्रवृत्तियां जो है उन्हें नियंत्रित कर दिया जाए। শিক্ষা দীক্ষা মানুষের প্রকৃতি बदलानो जाए बोले আমার মনে হয় না। शिक्षा और दीक्षा से मनुष्य का जो प्रकृति है वो बदलाया जा सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। প্রশ্ন, আপনি আম কাঁঠালের তুলনা দিলেন, সেগুলি তো আলাদা আলাদা শ্রেণী। একটা মানুষের সঙ্গে আরেকটা মানুষের তো ওই রকমের প্রভেদ নেই। ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि आपने आम और कटहल का तुलना दी है, लेकिन वो तो अलग अलग श्रेणी के हैं, लेकिन एक मनुष्य के साथ और एक मनुष्य के साथ उस तरीके से कोई प्रभेद
यानी कि विभिन्नता नहीं है। सीसी ठाकुर, জন্মগত বিন্যাস বা সংস্কৃতি প্রত্যেকটা মানুষেরই আলাদা। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि जन्मगत विन्यास और संस्कृति हर एक मनुष्य का अलग है, তাই নিয়েই তার বৈশিষ্ট্য, और उसी को लेकर उसका वैशिष्ट्य। তাই কোনো দুটো মানুষই দেখতে একরকম নয়, इसीलिए कोई भी दो मनुष्य देखने पर एक नहीं है। দুটো আম গাছ, দুটো কাঁঠাল গাছ, দুটো ধান গাছ, তাও আলাদা, রূপে, গুণে, বর্ধনায় এক জাতীয় হলেও। दो आम का पेड़, दो कटहल का पेड़, दो धान का चारा, ये अलग है रूप, गुण और वर्धना में, एक জাতীয় होने पर भी। মানুষ কেন সৃষ্টির প্রতিটি যা কিছুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমন্বিত, मनुष्य ही क्यों, सृष्टि के हर एक जो भी कुछ है वो स्वतंत्र वैशिष्ट्य समन्वित है। सूक्ष्म भावे देखते गले each individual is a class by himself, প্রতিটি ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। सूक्ष्म रूप से देखने जाने पर each individual is a class by himself, हर एक व्यक्ति ही एक स्वतंत्र श्रेणी है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मनुष्यों का सहजात संस्कार को लेके है। तो एक प्रश्न आ रहा है ठाकुर का पास कि सहजात संस्कार कुछ भी हो, शिक्षा और परिवेश का प्रभाव में उनको इंसान को उन्नत तो बनाया नहीं जा सकता है क्या? तो ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, मनुष्य परिवेश या शिक्षा से वही ले सकता है, शिक्षा वही ले सकते है जिसका अंदर वो क्षमता है। जिसका पास क्षमता नहीं है वो परिवेश से और शिक्षा से नहीं ले सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हुए ठाकुर जी बोले, एक ही जमी एक ही माटी, फिर भी वही माटी से रस शोषण करके आम गाछ, कटहल गाछ, लीचू गाछ और कितना कुछ हो रहा है। ये अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि बीज का पार्थक्य है। जैसे बीज होगा वैसे ही पेड़ होगा। ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि जन्मगत संस्कार अगर अच्छा नहीं है तो शिक्षा और परिवेश से इंसान का अच्छा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह एक भ्रष्ट प्रकृति का इंसान अगर उनको सुशिक्षित किया जाए, लेकिन वो शिक्षा का शक्ति से वो और ज्यादा दुष्कर्म करेंगे। इसलिए जन्मगत वैशिष्ट्य बदलाया नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, एक कॉलेज ने स्कूल का एक टीचर, हेडमास्टर, वो चोरी का जुर्म में पकड़ा गया। वो एक टीचर है, स्कूल का हेडमास्टर है, लेकिन वो चोरी करता है। तो वो कितना भी शिक्षा लिया है लेकिन उसका जो जन्मगत संस्कार है वो छोड़ नहीं पाया। फिर बाद में एक दादा प्रश्न कर रहे कि फिर इतना शिक्षा दीक्षा का आयोजन किस लिए है फिर? तो ठाकुर जी इसका उत्तर देते हुए बोले कि शिक्षा दीक्षा का प्रयोजन इसलिए है कि अंतर्निहित जो सद्गुण है उसको पोषण देके विकसित किया जा सकता है, और जो अनियंत्रित प्रवृत्ति है उसको नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा दीक्षा का जरूरत है, लेकिन प्रकृति बदलाया नहीं जा सकता है। फिर प्रश्न आया कि आप जो आम और कटहल का तुलना दिया है वो अलग अलग श्रेणी है, मनुष्य का अंदर ऐसा तो नहीं, प्रभेद नहीं दिखा जाता है। तो ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि जन्मगत विन्यास और संस्कृति प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य में अलग 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 होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अलग होता है, उनका अलग वैशिष्ट्य रहता है। दोनों मनुष्य कभी एक नहीं होते हैं, एक स्वतंत्र श्रेणी होता है। इसलिए ठाकुर जी बोले, अगर माइन्यूटली देखोगे तो ईच इंडिविजुअल इज ए क्लास बाय हिमसेल्फ, हर एक इंसान एक स्वतंत्र श्रेणी है। इस प्रसंग में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे, ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिन्होंने फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एस्टेब्लिश किए थे 1820 से 1884 में। उन्होंने
जो मोटर प्लांट है, पी प्लांट का ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें देखा गया कि जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो ऑफस्प्रिंग के ऊपर आते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट आते हैं वो कम आते हैं। जैसे कि उन्होंने 4 मोटर प्लांट 4 मोटर प्लांट उगाए थे। उसमें देखा कि 3 मोटर प्लांट लंबा प्रकृति की है, लॉन्ग टाइप, और एक था शॉर्ट। तो वो लॉन्ग जो हुआ था वो डोमिनेटिंग ट्रेट था, और जो शॉर्ट था वो रिसेसिव ट्रेट था। सिमिलरली हम लोग देखते हैं जब जो कुत्ता को जो बच्चा होता है ना, तो फादर कुत्ता अगर ब्लैक है और मदर कुत्ता अगर व्हाइट है, तो अगर फादर कुत्ता का ट्रेट डोमिनेटिंग है तो 3 कुत्ता जो है वो ब्लैक होगा और एक कुत्ता जो है व्हाइट होगा। तो ये डोमिनेटिंग ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट का बात है। तो इसका ऊपर ग्रेगोर जॉन मेंडल काम किया था। तो ठाकुर जी यही यही बात बताने का कोशिश कर रहा है। तो जो प्रकृति है वो प्रकृति कभी बदला नहीं जा सकता है। शायद वैशाली माँ इसको बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो ये है आज का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज का ये जो विषय वस्तु है कि बहुत ही सुंदर, मतलब ये ठाकुर हमें किस हद तक, किस मतलब कितना डेप्थ तक हमारे जो प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। मैं आज कितना क्या बोल पाऊंगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मन में एक बात, जो उदाहरण आया, एक समंदर जो होता है, तो उसमें बहुत कुछ होता है। तो समंदर से कोई नमक निकालते हैं, जिनका वो बिजनेस होता है, उसको बिजनेस मतलब वो नमक की खेती जिसको बोल सकते हैं। नमक के मतलब समंदर के पानी को जमीन में ले करके फिर वो सुखाया जाता है, सूख जाता है वो धूप से, फिर उसमें से नमक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कुछ लोग जो है समंदर से नमक एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग जो है समंदर से मछली पकड़ते हैं, और कुछ लोग जो है अलगे जो होता है, जो मतलब शैवाल जो होता है उसको निकालते हैं। उसमें भी कुछ क्वालिटी होता है, कुछ काई जिसको बोलते हैं, और कुछ लोग जो है समंदर से मोती निकालते हैं। तो समंदर तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चीज है। तो हम उसमें से क्या निकालते हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठाकुर जी बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिए, माटी तो वही है, तो उसी में से माटी के अंदर से रस रस खींच करके आम एक अलग तरह का फल होता है, कटहल एक अलग तरह का फल होता है, और उसी से नीम का पेड़ भी बढ़ता है, उसी में करेला भी होता है, उसी में इमली भी होता है, उसी में नींबू भी होता है। कितना अलग अलग वैरायटी का टेस्ट उसमें है। कितना आम को ही देख लीजिए कि कितना अलग अलग तरह का आम, हजारों जाति है आम के अंदर। तो मनुष्य के अंदर भी तो वही है। तो उसका जो बीज कैसा रहेगा, उसका जो इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार जैसा रहेगा, वो तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन ठाकुर जी जो जो दीक्षा शिक्षा का जो बात किए, फिर ये जो प्रश्न आया, अच्छा मैं उसमें थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी जो बोल रहे कि भेद तो उसी बीज की वजह से ही तो डिफरेंस है। मनुष्य के मामले में भी ठीक वैसे ही हर कोई अपने बीजगत संस्कार के अनुसार पोषण लेकर अपने स्वभाव में विकसित होता है।
अच्छा हो या बुरा, हम हमेशा हमेशा आम ही रहता है। आम कभी कटहल नहीं बन सकता और कटहल कभी भी आम नहीं बन सकता। तो ये मेरे मन में ये बात बहुत पहले से है। मतलब मेरे मन में जो कंपैरिजन है, जैसे कोई लड़का जब एग्जाम देने के लिए जाता है, आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए जब जाता है, उसका जो एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में ऐसे इस तरह से उस बच्चों को जज किया जाता है कि ये आगे चल करके एक फोर्स को लीड कर पाएगा क्या? क्योंकि वही सिलेक्शन प्रोसेस है, उसी में से जो बच्चे ऑफिसर बनेंगे आगे। वो तो बच्चे आते हैं 16, 17, 18 साल के। तो एसएसबी जो एग्जाम होता है, तो उसमें से जज करना होता है कि आगे चल करके ये फोर्स को, क्योंकि फोर्स को लीड करना एक बहुत बड़ा चीज है। जो आर्मी का चीफ बनेगा, एयरफोर्स का चीफ बनेगा, जो नेवी का चीफ बनेगा, वो बच्चा 16 साल 17 साल का, उसको कैसे जज किया जाए? तो उसका एक प्रोसेस है जज करने का। तो उसके अंदर वो शेर के गुण है कि नहीं, वो उसमें वो हिम्मत है कि नहीं, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी जो लीड कर पाएगा, सबको लेकर के चल पाएगा, और कितना महत्वपूर्ण वो पोजीशन होता है कि वो एक देश के संरक्षण जो डिपार्टमेंट है, उसको वो लीड करेगा। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस उसको करने पड़ेंगे। तो वो कैसे वो जज करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि एक व्यक्ति के अंदर जो है, किसी व्यक्ति के अंदर शेर होता है, किसी व्यक्ति के अंदर जो है, मतलब स्वभाव की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के अंदर शेर का स्वभाव होता है, किसी के अंदर भेड़िए का स्वभाव होता है, किसी के अंदर भेड़ का स्वभाव होता है, किसी के अंदर गाय का स्वभाव होता है, किसी के अंदर भैंस का स्वभाव होता है, किसी के अंदर खरगोश का स्वभाव होता है। तो ऐसे किसी के अंदर ईगल का स्वभाव होता है, तो किसी के अंदर कौवे का स्वभाव होता है। तो ये सारा जो है जन्मगत संस्कार की बात है। तो वही जज करने वाली बात है। तो इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पर जो बोले हैं, मतलब मेरे मन में जो था, आज अ, उसका सपोर्टिव जो मटेरियल है, आज यहाँ पर मिल रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसीलिए इसलिए जन्मजात संस्कार अगर अच्छे न हो, तो शिक्षा या परिवेश से मनुष्य को अच्छा करना बहुत कठिन है। जैसे अभी सोमनाथ दा एक उदाहरण दिए कि एक हेडमास्टर चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो बात वही है कि उस पोजीशन में पहुंचने के बाद भी मनुष्य अपना जो ट्रेट है उसको बदल नहीं पाता है। बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं, कभी 5 स्टार होटल में जाने के बाद में वो मतलब जो उनके अंदर जो वो जो ट्रेट है, उसको वो कंट्रोल में नहीं रख पाते। चम्मच पॉकेट में रख करके, चुरा करके ले करके आ जाते हैं। तो ये जो बात है, ये मतलब यहाँ ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जन्मगत संस्कार को, ओ, अगर संस्कार अच्छे ना हो तो उनको बदला नहीं जा सकता। अ, जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो 2 हवाई जहाज जो घुसा दिए थे, तो वो जो पायलट है, पायलट तक बन गए। मतलब इतना उनका कैपेबिलिटी है कि कोई साधारण व्यक्ति तो पायलट नहीं बनता, लेकिन वो पायलट बन गए। लेकिन अपना जो पढ़ाई है, वो किसके लिए यूज किए? तो दुनिया को तकलीफ देने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए अपना जो बुद्धि है उसको वो इस्तेमाल किए। तो वही बात है कि जिसका स्वभाव भ्रष्ट है, उसे अगर आप सुसंस्कृत शिक्षा देंगे, तो वह उसी शिक्षा की शक्ति से दुष्कर्म और भी अच्छे ढंग से करेगा। तो वो जो जन्मजात विशेषता है, वो बदली नहीं जा सकती, ठाकुर जी बोल रहे। तो फिर प्रश्न जो आया है, तो फिर संसार में इतनी शिक्षा दीक्षा का आयोजन क्यों?
तब ठाकुर जी इसके बारे में बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, ये मेरा अपना ओपिनियन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर 100% खराबी या 100% अच्छाई नहीं होती है, मिक्स बैग होता है। तो ये जो मिक्स बैग है, तो उसमें से जो अच्छाई है उसको डेवलप करना है, तो वो शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, आयोजन इसीलिए है ताकि मनुष्य के भीतर छिपे हुए सद्गुणों को पोषण देकर विकसित किया जा सकता है, और असंयमित प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सके। शिक्षा दीक्षा से मनुष्य की प्रकृति बदली जा सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब मैं मेरा अपना उदाहरण एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखूंगा। जब मेरे माता पिता दीक्षा लिए, स्वस्थानी लिए, हमारे घर में वो वातावरण तैयार हो रहा था। मैंने भी स्वस्थानी ग्रहण कर लिया था 13 साल उम्र में, लेकिन 17 साल उम्र में जब मैं एयरफोर्स में चला गया, उसके बाद में जो पोषक वातावरण, उस तरह का पोषक वातावरण जो मुझे मिला, उससे मैं शराब और सिगरेट ये दोनों ही पीना चालू किया। और जब तक मैं फौज में था 20 साल, तो ऑफ कोर्स शादी के बाद में बहुत हो गया, बहुत ही मिनिमम लेवल पर आ गया, लेकिन वो कंप्लीट पूरे तरीके से छूटा नहीं था। और लेकिन जब मैं फौज से बाहर आया, हाँ, एक बात ये है कि मैंने कभी भी इष्टभृति को छोड़ा नहीं। और जैसे पोषक वातावरण मिलता गया, मैं सत्संग में इन्वॉल्व होता गया, वो ऑटोमेटिक हुआ। मैंने मतलब मुझे ऐसा अभी लगता है कि बहुत सारा कष्ट उसके लिए नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे मतलब शादी हो गई, उसके बाद में लखनऊ में पोस्टिंग हुई, अंबाला में पोस्टिंग हुई, गुरु भाई मिलते गए, तो सत्संग होता गया। और मैं देवघर जाता रहा। जब मैं बंगाल में कलकत्ता में 6 महीना जब कोर्स के लिए रहा, मिग-21 के कोर्स के लिए जब मैं 6 महीना रहा, तो मेरा बराबर जो है 68 सूर्य सेन स्ट्रीट, जो जहाँ सत्संग का मंदिर है, केंद्र है, बहुत बड़ा, बहुत पुराना, तो वहां पर मैं रेगुलरली जाता रहा। वहां पर मुझे बहुत अच्छा जो है पोषण मिलता रहा। तो ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती रही। और जब मैं रिटायर होकर के आया, तब वातावरण बिल्कुल पूरा बदल गया। और आज आप जो मुझे देख रहे हैं, जो मनीष दा को आप जानते हैं, तो वो ये ठाकुर जी जो बोले हैं, ताकि मनुष्य के भीतर छुपे हुए सद्गुणों को पोषण देकर विकसित किया जा सके, तो वो जो वातावरण मिलता गया, और मैं भी उसके साथ उस चीज को मैं पकड़े रहा, तो मेरे अंदर बदलाव आता गया। और आज का जो मुझे आप देखते हैं, मैं इस तरह का बन गया हूँ। और आगे ये डेवलपमेंट होता रहेगा ठाकुर जी की दया से, अगर मैं इसमें रह जाऊंगा। अगर मैं इस चीज को मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं उसी स्थिति में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो दोष भी है, लेकिन अब वो सुप्तावस्था में चले गए, और मेरे अंदर जो अच्छाइयां थी वो बाहर निकलती गई। तो वही दीक्षा और शिक्षा का जो प्रयोजन है, उसका मैंने बोलने के लिए कोशिश किया कि मैं उसका एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है, जीवनीय उदाहरण देके बताया है, और कैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, और जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, ये चीज दादा बताया है, और ठाकुर जी यही चाहते हैं। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धा श्री पंकज दा को आमंत्रण करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धा श्री पंकज दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जैसा कि आज का विषय वस्तु बहुत ही
महत्वपूर्ण है। बहुत मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में मुझे बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा 2 शब्द रखने के लिए। आज का जो ये अ, वार्तालाप हुआ ठाकुर जी से, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक टीचर एक शिक्षक जो है एक स्टूडेंट से पूछता है, वैसे भाई लोग अपना मन की व्यथा बोलिए या मन का सवाल पूछिए, वो पूछे जा रहे हैं ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी एक जैसे बच्चे को माता पिता समझाते हैं, उसी तरीके से वो समझा रहे हैं। वो इतना प्रेम करते हैं, पूरे संसार को प्रेम करते हैं, आज भी है, कल भी थे और कल भी रहेंगे हमेशा। वो ये पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के मालिक है। तो उनका क्या क्या, उनका जो टीचिंग जो था, जो बोलने का तरीका, कैसे लोगों को समझा जाए, बहुत सारे समाज सेवक, बहुत सारे लोग तो देश में है, आए भी और रहेंगे भी, लेकिन ठाकुर जी का जो तरीका है, उसमें खाली खाली अपने को कर्म योग के लिए ज्यादा बताया गया है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। तो हम, अगर हम कृषक हैं, खेती करते हैं, तो ठाकुर जी ने वही उदाहरण के तौर पर बताया कि आप खेत में जाते हो, खेती करते हो, खेत तो एक ही है, पानी वही है, सब कुछ आप दे रहे हो, लेकिन आप किस टाइप का अनाज उसमें डाल रहे हो। आप जैसे गेहूं है, चावल है, अरहर है, जो कि चना है, मटर है, सब कुछ होता है। खेत वही थोड़ा थोड़ा करके बो दीजिए अगर जगह लेके, तो उसमें जिस टाइप का आप बीज डालेंगे उसी टाइप का वो पोषण पाके वो निकलेगा, ऊपर आएगा। कोई मीठा होगा तो कोई कड़वा होगा, कोई तीखा होगा। ककड़ी होती है, देखिए, वो कोई तीखी ककड़ी होती है, कोई मीठी होती है। ऐसा आया कैसे? तो सहजात संस्कार, वो सहजात संस्कार जब बच्चा अपने घर में बनलतमा, एक्सक्यूज मी, बनलतमा आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ दादा बोलिए। जी दादा। तो हमारा जो, जब भी हम गर्भाधान संस्कार जिसको बोलते हैं, एक संस्कार है, जब माता पिता का जायगोट फॉर्मेशन के वक्त ही उस समय की क्या मनोदशा है, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, वो सहजात संस्कार में हमारे डीएनए, आरएनए बोलो, डीएनए के आप बोल सकते हो, हमारे 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे, नाना की तरफ, दादाजी की तरफ, सब कुछ जो थर्ड जनरेशन में वो गुण उभर के आते हैं। तो जैसे आज मैं डॉक्टर हूँ या आज मैं इंजीनियर हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मेरा लड़का डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा। लेमार्कियन थियरी ऐसा बोलती है, डार्विनिज्म है, डार्विन थियरी बोलती है कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। लेमार्क क्या बोलते हैं कि लोहार का लड़का है, उसका शरीर मजबूत होगा, हाथ मजबूत होगा, अगर दिमाग में उतना उसने एक्सरसाइज नहीं किया है, ये जरूरी नहीं है कि उसका लड़का भी लोहार ही बनेगा। हो सकता है उसने दिमाग अच्छा लगाया, हाथ का काम किया, तो उसका लड़का भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी वो बन सकता है। तो उस वक्त जो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उसका गुण धर्म लेके, जीवात्मा, हमारा शरीर तो मिला माता पिता से, तभी जायगोट फॉर्मेशन हुआ, एक हम इंस्ट्रूमेंट जैसा बन गए, उसमें जो जान डाली गई, जो आत्मा आई, उसका क्या गुण धर्म था। 84 लाख योनियों में भटक के आत्मा जब मनुष्य शरीर लेता है, तो आप उस समय पशु थे, किसी समय कुछ और थे, कभी वृक्ष थे, कभी कुछ थे, वो कौन सा इंस्टिंक्ट आप में उभर के आएगा वो किसी को भी नहीं पता है। वही होता है जब हम दीक्षा लेते हैं, हमारी सोच, हमारा तरीका, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये करते 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 हमारे जेनेटिक्स जो होते हैं वो उभर के सामने आते हैं अपने में खुद। जैसे अगर रोगी है कोई, उसको कहीं पेट में, पैंक्रियास में कहीं प्रॉब्लम है, तो जरूर उसके बच्चे में उस जगह पे प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अस्वस्थ हैं, तो बच्चा अगर पैदा होता है तो वो भी अस्वस्थ ही होगा ज्यादातर। अगर किसी को समझे HIV है या जो भी कैंसर का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको जरूर वो बच्चे में आएगा, वो तो आ ही जाएगा। तो हम तब बच्चा पैदा करना है तो दीक्षा, सुशिक्षा, सुदीक्षा, सुविवाह, इसी पे ठाकुर जी बहुत ज्यादा जोर दिए हैं। तो दीक्षा ही सबसे पहले होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दीक्षा अगर हो गए, जैसे गुरुकुल में पहले जाते थे लोग, घर छोड़ के मोह माया सब घर पे रह जाता, मम्मी का जो होम सिकनेस होता है वो सब निकल के, वो गुरु माँ जब वहां जाते थे तो माँ वो पूरा प्रेम देती थी, माँ जैसा, माँ से ज्यादा व्यवहार करती थी। तो वैसे ही ठाकुर जी कल्टीवेट कर रहे हैं। और हमारे वर्तमान आचार्य जी, वही सब लोग मिलके, हम लोग जो आज ये मतलब जो आलोचना प्रसंग में हम लोग बातें कर रहे हैं, वही है कि एक बार अगर बात हमको समझ में आ जाएगी तो हमारा दिमाग थोड़ा सा सुधर जाएगा।
और क्या मेघनाथ बहुत बलशाली था, बहुत बुद्धिमान था, उसने भी तो बहुत तांत्रिक योग किया, निकुंभला देवी का पूजा करने बैठा था कि पूरा संसार में, लेकिन विभीषण ऐसे विद्वान थे जो कि रामचंद्र जी के भक्त थे, तो उनको जाके रास्ता दिखाए। तो एक गुरु तो होगा, बीच में जो होंगे वो हमारे श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी, जो परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल जी बोलते हैं उनको, वो प्रेम प्रेम अगाध प्रेम लोगों से करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं। तो अब उनका बताए हुए मार्ग को लेकर हम कैसे आगे चल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी ने बताया है कि जो जो सहजात संस्कार हमारे अंदर है उसमें हम कैसा पोषण नर्चर करके उसको ऊपर ला सकते हैं। दीक्षा के ही माध्यम से हो सकता है। मैन मेकिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हम आते हैं वहां पे धीरे 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 करते 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 करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। जड़मति मतलब मोटी बुद्धि वाला, जिसको कुछ बातें जल्दी नहीं समझ में आती, कितना भी बता दो कितना भी पढ़ा दो उनको नहीं समझ में आएगा, तो उनको उस हिसाब से काम दिया जाता है। तो जब भी हम जाते हैं देवघर में तो वर्तमान आचार्य देव या ठाकुर प्रहलाद कोई भी हमको देख के समझ जाते हैं किस टाइप का आदमी है, कहाँ इनको उपयोग किया जा सकता है जो कि ठाकुर काम में लगे। और वो काम करते 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 हमारा जो पूर्व कर्म है वो कट जाता है। और धीरे धीरे ऐसा जरूरी नहीं है कि कट ही जाएगा, लेकिन अगर हम हमेशा ठाकुर जी को सर्वोपरि मान के करेंगे, हमारा घर का काम कितना भी बड़ा हो, अगर हमारा कुछ काम हो रहा है तो ठाकुर जी का सत्संग में जाना है तो हमको तुरंत जाना चाहिए। ये हमारे अंदर जब जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा वैसा हम कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना जो पॉइंट्स हमको जैसे जैसे कि एक प्रश्न पूछे थे, तो यहाँ पे जिसकी शक्ति शक्ति नहीं, वह ग्रहण नहीं कर सकता। शक्ति का मतलब पावर क्या है? जैसे मारुति गाड़ी है, बहुत सारी टोयोटा आई है, तो उसमें कितना हॉर्स पावर है, वो पावर कितना है उसके अंदर, आप कितना माइलेज उसको ले सकते हो। कोई कि जैसे हीरो होंडा है उसका माइलेज अलग रहेगा, उसका माइलेज अलग रहेगा, सबका अलग है। तो मारुति जो है वो 800 मारुति 800 ही रहेगा, उसको कंटेसा टोयोटा जाइलो नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसको जैसा मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको उसको गुणधर्म के हिसाब से उतना 100% एफिशिएंसी से उससे काम कराया जा सकता है। अगर उसको 200 एफिशिएंसी लेके जाएंगे तो टायर बर्स्ट हो जाएगा या इंजन खराब हो जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। उसकी क्षमता ऐसा नहीं है कि वो आपको उतना भगा सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरा गाड़ी लेना पड़ेगा। ये मेरा एक अनलॉजी एग्जाम्पल बनने की कोशिश किया। और मैं खुद का भी एग्जाम्पल एक देना चाहूंगा कि मैं गांव से पढ़ाई किया, हिंदी मीडियम से पढ़ा था, फिर डायरेक्ट मैं बेलगाम गया, कर्नाटका, जबकि महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर है, वहाँ इंजीनियरिंग करने गया। तो मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, न के बराबर थी, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे। तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो थोड़ा एक दिमाग में था कि यहाँ के लोकलाइट्स जो लोकल है उनसे मैं साथ में मिलकर अगर पढ़ूंगा रहूंगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। धीरे धीरे मुझे कन्नड़ सीखना चाहिए, एक दो वस्तु जो खाने की चीज है वो मैंने सीखा। फिर बाद में हमने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस में। और जितना मुझे करना चाहिए, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आज नहीं है। ये मैं खुद महसूस करता हूँ। तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही उसी हिसाब से है। शायद मुझे कुछ और करना था, मैं कहीं और चला गया, या कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक मीडियोकर बन के हूँ, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं डेली सोचता हूँ, हाँ करता हूँ। फिर बाद में वो आदत कंटिन्यूटी रहती है, फिर आदत, जिसकी आदत नहीं बदलेगी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो हैबिट्स है उसको ही हमको बदलना है। वो बदलने के लिए हमको सदगुरु शरणापन्न होना पड़ेगा और सतनाम ग्रहण करना पड़ेगा। यहीं पे 101% ठाकुर जी ने बोला है, आपके उन्नयन के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, 101% आपका उन्नयन होगा। ऐसा कहीं भी किसी भी जगह पे 100% कोई गारंटी नहीं दिया है। इतना बोलते मैं दोस्त समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सद्य पंकज दा अभी आलोचना कर रहे थे, मतलब कैसे मनुष्य कैसे परिवेश से शिक्षा लेने का बावजूद भी मतलब उसका क्षमता नहीं होगा तो भी वो ठीक से कर नहीं पाएंगे। अभी आलोचना करने के लिए मैं ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धा से ज्योत्सना माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। ये जो आज का आलोचना है, जो आप पाठ किया गया है, ये मुझे ऐसा लगता है हम सभी के लिए है। और हम सभी को जितने भी लोगों से हम मिले, जाने, समझे,
उन सभी को ये बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। शायद से हम हमारा मूल कारण, जन्म का मूल कारण ही भूल चुके हैं, तभी जाके ये इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हम इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ठाकुर जी, आप सभी को मालूम होगा, ठाकुर जी ने अपने बाल्यावस्था में कहा था, 1 और 1 2 नहीं हो सकता। उन्होंने वो माना ही नहीं था। वो वही वाली बातें, जब उनके सामने एक प्रश्न किया गया तो वो वही कह रहे हैं, 1 और 1 2 नहीं है। मतलब एक भिन्न, एक अलग है और दूसरा जो एक है वो भी अलग है। तभी उन्होंने कटल गाछ के लिए या सब कुछ के लिए अलग कहा है। पहले तो मैं मूल कारण बताना चाहूंगी कि जो आज का जो श्रृंखला है उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, विवाह के ऊपर। अब विवाह का मतलब क्या है? जब दोनों हस्बैंड वाइफ, उनको ये मूल कारण पता ही नहीं है कि वो क्यों शादी कर रहे हैं या वो एक साथ क्यों आ रहे हैं, उनको ये मूल कारण पता ही नहीं है। हम सभी को पता है कि हमारे ये जो लोक है, मृत्यु लोक इसको कहा जाता है, इस मृत्यु लोक पे हजार हजार सोल आना चाहती है। करोड़ों करोड़ों सोल वेटिंग में है। वेटिंग मतलब, सोल मतलब जो जन्म लेना चाहती हैं। तो वो ऐसे दंपत्ति को, ऐसे हस्बैंड वाइफ को चूज करते हैं जहां पर वो जन्म ले सके। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका विचार, वाक विचार, व्यवहार जैसा है, जो उस समय जो परिस्थिति है, वैसे परिस्थिति में वैसे टाइप के सोल जब गर्भ में आते हैं। अब हमारे यहाँ पर पहले, अब ये 20 साल से जो मैं देख रही हूँ, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको वाइप ऑफ कर दिया गया है, मिटा दिया है, खत्म ही कर दिया गया है 20 साल से, कि ये जो गर्भ संस्कार जो होता है, चलो वो मोमेंट पे जब सोल जब धारण किया, उसके बाद जो 9 मंथ्स है, माँ क्या एक्टिविटी कर रही है, माँ किस माहौल में है, माँ किसके साथ है, कौन से परिवेश में है, क्या खाना खा रही है, कैसे उठ बैठ रही है, इसी को तो जन्मगत संस्कार कहते हैं। हम सभी को पता है कि हमको सात्विक खाना खाना चाहिए, पर माँ बच्चे को गर्भ में लेके अलग अलग टाइप का फूड खाना खा रही है, जो उसको शायद से नहीं खाना चाहिए, जो उसके शरीर के लिए खराब है, बच्चे के लिए तोषण पोषण के लिए खराब है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि हम सभी को पता है, महावीर हनुमान इतने बलशाली है, इतने ज्यादा बलशाली हैं कि उनका बल का ख्याति पूरे जगत में हम सभी को पता है। वो वेजिटेरियन, वो कंदमूल खा के वो अपने शरीर पे उन्होंने तोषण पोषण किया, और आज हमें ये बताया जाता है कि आप ऐसे सारे फूड खाओ जो शायद से हमें नहीं खाना चाहिए, तो शरीर के लिए अच्छा है। तो माँ को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ बैड बैड गाइडेंस, बैड इंफॉर्मेशन, बैड नॉलेज, ये सब दिया जा रहा है। तो वो 9 मंथ्स वो वही खा रही है, उसको जाने अनजाने में ये पता ही नहीं है कि जन्मगत संस्कार मैं अपने बच्चे के अंदर क्या डाल रही हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया कि बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाओ तो खाना खाते समय कुछ चीज पसंद आई तो पॉकेट में भर के लाओ। ये उस बच्चे का जन्मगत संस्कार है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, उसको शिक्षा के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से उसको सही किया जाता है। बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल था, ये जब मैंने इसको, ये जब आज मैं सुन रही हूँ तो इससे मैं बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर पाती हूँ। कॉलेज में ऐसे बहुत बार होता है, तो उससे मैं अचंभित रह जाती थी कि ये क्या हो रहा है। मतलब कोई एक बच्चे को बहुत प्यार से समझा के बताया गया है कि बाबा, आपको आज गैदरिंग है, 50 लोग आएंगे बाहर से, ठीक है, आज बहुत अच्छी गैदरिंग है, आपको डिसिप्लिन वे में रहना है। मैं तो बहुत बार बच्चों को ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को कहती थी कि आप है ना घर पे ही रहना, आज आना ही मत कॉलेज, प्यार से। क्योंकि वो बच्चा वो प्रॉब्लम बता रहा है कि मैम, जब गैदरिंग होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आवाज करूं जोर से, हाँ, ताकि लोग डिस्टर्ब हो जाए, ताकि लोग मुझे देखें।
तो ये जो थॉट वो बोलता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसी एक्टिविटी मुझे नहीं करनी चाहिए, और वो अनुतप भी हो रहा है। कोई एक फंक्शन में जोर से चिल्ला के बोल दिया, कोई स्पीच दे रहा है, कोई प्रिंसिपल सर बोलो, एनी वन ऑफ द सेंस, तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत अनुतप्त हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मैं उनको कहती थी आज आप कॉलेज आना ही नहीं। हमारे कॉलेज में जब नैक था, नैक मतलब एक बहुत बड़ी टीम आती है जो कॉलेज को ग्रेड देती है, तो वो हर एक कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से जो उनके अंदर बहुत पोटेंशियल था, तो उनको मैंने खास तौर के कह के रखा था कि आज आप लोग ये 3 दिन कॉलेज प्लीज मत आना, आओगे तो आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कॉलेज को रेटिंग कम मिले, हमने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जो भी है, फर्स्ट डे बहुत सुंदर गया, सेकेंड डे बहुत सुंदर गया, अब थर्ड डे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाता है। तो ये बात मैंने वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहा था, कुछ भी हो जाए आपको नहीं आना है। ये बात उन लोगों ने 2 दिन गांठ बांध के थे, सब बहुत सुंदर तरीके से हुआ। थर्ड डे पे उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चला गया कि सभी को आना है। कुछ टीचर्स ने उन तक इन्फॉर्मेशन फोन करके बता दिया कि नहीं आपको आना है, और मेरा नाम लेकर, मतलब बोलते ना लैक ऑफ मिस कम्युनिकेशन के वजह से वो बच्चे आए। और दुर्भाग्यपूर्ण, जब क्लोजिंग सेशन था, ये ऊपर हॉल में सब बहुत सुंदर से, अब वो गेस्ट आधा घंटा बोलेंगे, एंडिंग स्पीच करेंगे और वो चले जाएंगे और ग्रेडिंग देंगे। तो उसी आधे घंटे के बीच में उन्हीं बच्चों ने एक बोलते ना बॉम्ब फोड़ दिया, और पूरा कॉलेज हिल गया। वो खुद गेस्ट डर गए, क्योंकि वो तो दिवाली या ऐसा कोई था ही नहीं, और इट वाज ड्रास्टिक। फिर किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर, उसी 4 बच्चों में से किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर खोल दिया। अब इट वाज सच अ डेंजरस सिचुएशन। तो जब ये आवाज आई, तो मैं और मेरे एक मेल कलीग, हम दोनों को एकदम क्लिक हो गया कि अरे ये बच्चे तो आज आए थे। तो हमने वो सिचुएशन को कह के हम दोनों ही निकले। हमने प्रिंसिपल मैम को एश्योर किया कि नहीं, वी विल हैंडल द सिचुएशन, शो मस्ट गो ऑन, आप लोग चलिए। शायद से बिल्डिंग के बाहर कुछ हुआ होगा, हमने ऐसा एश्योर किया और हम नीचे आए। इतना हमें बुरा कष्ट हो रहा था कि ये बच्चों को ये एक्टिविटी करने के बाद भी उन्हें ऐसा फील हो रहा था, अरे हमने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पे ठाकुर जी, ये सच में प्रैक्टिकली फील करने के बाद ये है कि जन्मगत संस्कार को सुधारना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो 2 हफ्ते तक कॉलेज में आके बहुत अनुतप्त हुए। वो कह रहे थे कि हमें ये फील ही नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा केस स्टडी हो गया था कि हम बच्चों को कैसे अलाइन कर सके। यही सिचुएशन था कि आप नहीं आते तो सब सुंदर भाव से होता। यही सारी चीजें जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी माँ लोग हैं, जितने भी गर्भ धारण करने वाले हैं, उन सबको ये बताना बहुत जरूरी है। ये 9 मंथ्स बहुत क्रूशियल होता है। हमारे पहले, बहुत साल पहले, 60-70 साल पहले, जो महिला गर्भवती होती थी वो लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड लोगों से मिलती थी। बहुत सेवा जतन से उनको रखा जाता था, ताकि उनपे ऐसे भी कहा जाता था कि गलत व्यवहार वाले व्यक्ति जो हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल, उनका परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत शूरवीर लोगों का फोटो रखते थे, उनकी कथा सुनाई जाती थी। हमारे इस धरती पे बहुत अच्छे अच्छे सोल पैदा हुए हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को घड़ा है। अब वही अवनति की तरफ हम चल चुके हैं, क्योंकि माँ बाबा को, जो होने वाले माँ बाबा हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो शादी क्यों कर रहे हैं, वो मिल क्यों रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, वो क्या विचार लेकर अपने बच्चे को जन्म देंगे। उन्हें ये सब कुछ पता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि हमें शादी करनी है, क्यों करनी है, इसके बाद हमारा कर्तव्य क्या है, क्या मैं इस समाज को एक सुसंस्कार बच्चा दे पाऊंगा या दे पाऊंगी नहीं, ये उन्हें पता ही नहीं है। जैसे जानवर
जैसे जानवर बच्चा पैदा करते हैं वैसा ही वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तब जब 9 मंथ्स क्रॉस हो जाते हैं तब बच्चे को डांट फटकार कर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें भी नहीं पता है कि ठीक क्या करना है। इट इज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैं हमेशा मेरी बेटी से ये बातें शेयर करती हूँ ताकि मैं उसके अंदर ये संस्कार डाल पाऊं, धीरे धीरे वो संस्कार डाल पाऊं। मैं हमेशा उसके साथ केस स्टडी डिस्कस करती हूँ। जब हम स्कूल में पीटीएम में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो मैं मेरी बेटी से ये बात शेयर करती हूँ कि अमुक मम्मी और अमुक बच्चा या बाबा अलग टेबल पे बैठे हैं तो उन लोगों को आप ऑब्जर्व करो कि वो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है या माँ बाबा कैसे बिहेव कर रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? और वो और हम दोनों काफी डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो कहती है कि माँ देखो, माँ फोन में लगी हुई है, बाबा की तरफ देख नहीं रही है, या बाबा फोन में लगे हुए हैं, बाबा दूसरी तरफ देख रहे हैं, बच्चा डिस्ट्रैक्टिव है, बच्चा चम्मच फेंक रहा है, प्लेट फेंक रहा है, उसको डांट फटकार के खिलाया जा रहा है। तो वो टेबल पे वो जब रेस्टोरेंट आए हैं, खाना खाने आए हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो 3 अलग विचार में हैं और वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो बच्चे को आप क्या संस्कार दे रहे हो। तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा ही, इतना डिस्ट्रक्टिव होगा शायद से हमारे समाज के लिए खतरनाक हो जाए। तो हमारे देश में भी कितने सारे ऐसे एक्टिविटीज हुई हैं जो हम आज सोच के हम हिल जाते हैं, कितना बार हमला हुआ है। तो हमला करने वाले लोगों को भी सोचिए, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनका ब्रेन वॉश करके वही थॉट प्रोसेस इंजेक्ट करके उन्हें ये पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। तब कोर में पता किया गया, उस पे केस स्टडी की गई कि उनका जन्मगत संस्कार ही वैसा ही था। उनके वो वैसे ही टाइप के बच्चे हैं जिनको ऐसा ही माहौल दिया गया, ताकि वो कहते हैं ना, खून में वो सारी बातें हैं, छिपी हुई सारी बातें, जस्ट उसको विस्तार करने की है। तो हमें हमारा सोल पर्पस जी, इसीलिए ठाकुर जी इतने स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन से हमारे पास हमें बताने आए हैं, फिर बताने आए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो बात है जो आज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यही बातें बहुत सारी बुक में अलग अलग एंगल में ठाकुर जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि हम इसको भूल नहीं जाएं, छोड़ नहीं दे, हम इसको समझे, एनालाइज करें और हम हमारे जीवन को एक सुंदर बनाएं। जो हमारा सोल पर्पस है जीवन में, जो हमें कहा गया है कि 84 लाख बार हमें जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हम उसको सोल पर्पस को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा सिर्फ सोल पर्पस ठाकुर जी हैं, उसको कैसे मैं सुंदर भाव से सुधारूं। तो हमारा अगेन बात वही है कि शादी का पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम किस सोल को जन्म देंगे और वो सोल हमारे वंश को आगे कैसे लेके जाएगा, उसको वृद्धि कैसे करेगा, उसमें ठाकुर जी को पकड़ के, आइडियोलॉजी को पकड़ के, और वो कैसे समझेगा। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत बार हम देखते हैं कि स्ट्रीट पे बैठे हुए जो आर्थिक रूप से बहुत असक्षम है, जिनका सक्षमता नहीं है, स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर आईएएस ऑफिसर बन गए और वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। जिसको मैं एक और एग्जांपल दूंगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निस्वार्थ, पूरा जीवन ही निस्वार्थ भाव से था। और ऐसे कुछ बच्चे जो लग्जरी जीवन में रह के या मिडिल क्लास में रह के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। अभी हाल ही का केस है कि उन्होंने अपने पूरे परिवार जय को, गुरु मैम, जय गुरु। हाँ दादा, 1 मिनट में वाइंड अप करती हूँ। अपने पूरे परिवार को गोली मार दी और खुद भी गोली खा के वो चल बसे। मतलब शिक्षा का उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर उसको आप जो जन्मगत संस्कार है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। इतना ही बोल के मैं अपने शब्द को खत्म करती हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। सर, ज्योत्सना माँ बहुत सुंदर भाव से मतलब जीवनीय उदाहरण देख के इस विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था, लेकिन समय का अभाव मेरे को रोकना पड़ा।
अभी शशिकांत दादा हैंड रेस किया है। शशिकांत दादा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु। आज का जो भी टॉपिक है वो सूरजदा इतना सुंदर भाव से उसको मैंने पढ़े हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके वजह से ही हम आज काफ़ी बातें जो बंगाली टू हिंदी समझ पा रहे हैं, और वो पढ़ना में ही जीवंत की तरह पढ़ते हैं। और अभी ज्योत्सना माँ और पंकज दा, मनीष दा, बहुत सारा बातें आलोचना हो चुका है और सुंदर आलोचना की है। और जो टॉपिक में जहाँ जहाँ रहता है कुछ, मैं लास्ट को इसको बोलने के लिए प्रयास करता हूँ, कुछ छूट जाता है तो मेजर जो पॉइंट है वो छूट रहा है। तो उसमें 2 पॉइंट है जो, क्योंकि ये फिर दोबारा पढ़ेंगे नहीं कल, इसमें मेन पॉइंट जो मेन लास्ट को ठाकुर जी बोले ना, ये आपको क्योंकि हिंदी में मैं जो भेजा था, ठाकुर जी 2 पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पर। एक बोलते हैं प्रवृत्ति और एक बोलते हैं प्रकृति, क्लियर किए हैं। जो ये आपको थोड़ा समझने के लिए प्रयास करिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर संसार में इतने शिक्षा दीक्षा का क्या आयोजन है? ठाकुर जी को चैलेंज कर दिए वो व्यक्ति जे आप बोल रहे तो मनुष्य का जन्मगत संस्कार जैसा है, जो आम है वो आम है, कटहल नहीं होगा, और कटहल जो कटहल है वो आम नहीं होगा। तो फिर इतना सत्संग का इतना कायाकल्प क्यों करना है? उसको 12 साल में दीक्षा देना है, फिर शिक्षा कर देना है, ये सब इतना सारा प्रयोजनता क्या है? श्री ठाकुर जी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर तो प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर बातें किए हैं। ये इसलिए प्रयोजन है, ये शिक्षा दीक्षा का आयोजन इसलिए है ताकि मनुष्य के भीतर छिपे हुए सद्गुण को पोषण देकर, इसका 3rd स्टेप ठाकुर जी आंसर दिए। प्रकृति चेंज नहीं कर सकते हैं, बट छुपा हुआ उसका जो पिताजी का जितना भी गुण लेके था वो दबा हुआ है। 3 दिन में गांव चला गया और आने के देखा तो थालकुड़ी पत्ता को पूरा सूख गया। मैं सोचा मर गया तो कुछ नहीं होगा, बट मेरे को एक होप था, मैं पानी डाल देता हूँ। जो पानी डाला, देखा नेक्स्ट डे पूरा जितना ग्रीनरी होके आ गया है। वो हमारा अंदर दबा हुआ है। हमारा जो प्रकृति है, ठाकुर जी बोलते हैं 2 चीज बोले यहाँ पर, शिक्षा दीक्षा से मनुष्य की प्रकृति बदली जा सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठाकुर जी बोले यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है उसका प्रकृति चेंज आप कर पाओगे, नेचर। ये इसलिए उसके लिए सवर्ण अनुलोम के ऊपर इतना जोर दिए। प्रतिलोम जो मैरिज करता है वो क्या होता है ना, नारी क्या करता है, विमुख होता है पुरुष से, क्योंकि हर जगह से नारी श्रेष्ठ है, तो नारी आकर्षित तो नहीं हो पाता है। तो पुरुष का जो अच्छा गुण है, वो जो बोल रहे हैं ना, जी मिट्टी जो है वो सेम मिट्टी है, बादलापुर में सपेटा होता है, और उसमें जैकफ्रूट होता है, कटहल होता है, सब होता है, बट ये मिट्टी मापता है। मिट्टी का शक्ति है मापने का, किसको ना, बीज को, जो सीड को, वो जिस हिसाब से सीड डालोगे उसी हिसाब से बपन वो आता है। तो नारी के अंदर एक ईश्वर ऐसा कला दिए हैं मापने का, इसलिए माँ बोला जाता है। वो मापता है, किसको मापता है ना, स्वामी को। स्वामी के प्रति मिलन के टाइम में जिस हिसाब से वो मापता है, जो जो गुण को देख पाता है। सपोज कुछ भी गुण नहीं देख पाया तो विकृत संतान आएगा, विकलांग आएगा। तो देखेगा ये हस्बैंड का मेरा एक गुण है, अच्छा है, ठीक टाइम में परिशोध करता है, टाइमली। जो बच्चा आएगा वो टाइमली लोन परिशोध करेगा। यहाँ पर होता है वो सीड निर्धारण कौन करता है, माँ करता है। वो जो सीड है वो कैसा होगा ना, वो जैसे जैसे मिलन के टाइम में उनका हस्बैंड उसी टाइम में, वो दोनों फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो लैंडिंग करता है। हर जो करोड़ों आत्मा के लाइन में है, वो पूरा जो मैच होता है दोनों का, हस्बैंड का वाइफ का, वही समभावापन्न जो 100% 99.999 करके वही लैंड होता है। तो उसी संपन्न को व्यक्ति को प्रकृति बोलते हैं, इसको नेचर, इंस्टिक्ट, जन्मगत। ठाकुर जी बोल रहे हैं सेकेंड टॉपिक में, और उसमें क्या होगा ना, और जो अनियंत्रित प्रवृत्ति है शिक्षा दीक्षा से नियंत्रित हो जाएगा। वो क्रियमाण कर्म से तो प्रवृत्ति क्रिएट होगा ना, तो वो प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति नियंत्रण हो जाएगा सोचतेन लेने से, दीक्षा लेने से। जो सोचतेन का 3rd लॉ, वो 100% प्रवृत्ति को ठाकुर जी बोले दीक्षा दीक्षा से हो जाएगा। बट उसका जो इंस्टिक्ट है, जो गुण है, जो गुण लेके आया है,
जैसे अविश्वासी के गुण है, वो माँ स्वामी को विश्वास नहीं करता है, तो संतान क्या आएगा? अविश्वासी आएगा। तो अविश्वास जो है वो दैट इज नेचर, वो ऑलवेज धोखा देगा। जैसे संभाजी महाराज का मूवी देखे होंगे आप, तो उनका परिवार लोग जैसे धोखा देना एक प्रवृत्ति नहीं है, वो एक प्रकृति है। तो ये प्रकृति जो होता है उसको परिवर्तन नहीं होता है, जन्मगत संस्कार जो होता है, तो जन्मगत संस्कार इंटैक्ट रहता है। ऊपर एक दो पॉइंट जो है मैं वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा, जिसके शक्ति नहीं उसे वो ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर शक्ति मतलब ग्रहण क्षमता, जे धारण करने का क्षमता। जैसे 5 लीटर का बकेट है, तो मैं इसमें 10 लीटर ट्राई करूँगा तो धारण नहीं कर पाएगा। तो वही शिक्षक पढ़ाई शिक्षा दे रहा है, बट क्लास में कोई 30 लाता है, कोई 90 लाता है, कोई फेल भी हो जाता है, कोई 100 से 100 से लेके आता है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति सब देख रहे हैं उनका धारण क्षमता ज़्यादा है। तो ये धारण क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पर शक्ति ये होता है नामधन का प्रक्रिया, और नामधन का प्रक्रिया जो होता है उसमें ग्रहण क्षमता बढ़ता है। तो इसीलिए श्री जी ठाकुर जी इतना जोर से धारण दिए हैं, जब वो ग्रहण करेगा देन तो उसका प्रवृत्ति को नियंत्रण तो कर सकता है। प्रकृति को चेंज करना तो बहुत कष्ट है, असंभव है। प्रकृति तब चेंज होता है जो संपूर्ण सरेंडर में, वो भी बहुत हायर लेवल का बात है। मैं अभी आलोचना माने समय सापेक्ष है, बट उसका अलग टाइप का ये है आलोचना होगा। बट यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं ग्रहण क्षमता जिसका नहीं है तो उसका समझाना भी मुश्किल है। तो हम लोग, कल मुझे कोई बोल रहा था जे कितना परिमाण का होना चाहिए इष्टभूति, सामर्थ्य वो निर्धारण करेगा। मैं मेरा ईश्वर को एक केला देके भोग लगाऊं कि एप्पल देकर कि पूरी सब्जी बनाऊं, तो वो उसका सामर्थ्य वो निर्धारित करता है। वही व्यक्ति कैसे निर्धार करेगा? क्योंकि उसका ग्रहण क्षमता कम है, वो मेरा बातों को तो सुनेगा नहीं, निर्धारित तो दूर है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इधर जो जन्मगत संस्कार जो करने के लिए, इसके लिए पहले मूल तो है हमको देखना पड़ेगा विवाह। और विवाह जो मैं बोला क्यों जोर दे रहा हूँ, जो ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं सवर्ण अनुलोम और असम गोत्र, इसको ऊपर हम प्रचार प्रसार करना है भयंकर रूप से, क्योंकि ये यहाँ से वो एक संभावना है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कि नारी पुरुष के प्रति आकर्षित है, ऐसा कोई गारंटी नहीं दी जे वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज ही जो विवाह से ही केंद्र करके सब कुछ आता है। इसलिए श्री ठाकुर तो बोले, इसलिए बोलते हैं जन्मगत संस्कार जो अगर अच्छे नहीं हो तो शिक्षा व परिवेश से मनुष्य को अच्छा करना बहुत कठिन है। आपका सारा जीवन का सर्वस्व लगा दो, उसको परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और मैं अभी झुक के देखता हूँ, ये इतना परिश्रम उसके पीछे किया 4 साल से, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो पीछे थोड़ा सा जाते हैं तो देखता हूँ विवाह का गंडोल है। अभी रिसेंटली किसी के साथ मैं बात कर रहा था, तो देखा ते जे तुम्हारा सरनेम जो है वो शूद्र है, बट तुम्हारा रिलेटिव में ब्राह्मण कैसे है? तो देखा गया जे उल्टा शादी हुआ है। तो वो मेरा बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। ब्राह्मण का लड़की है और कास्ट है पुरुष का जो है शूद्र है। तो आपका सारा जीवन वो ठाकुर जी को पता था, वो कहाँ हाथ देना है कहाँ नहीं देना है वो करते थे। बट को हमको भी वो व्यक्ति को कितना विश्वास करके हम काम देना है, करना है, नहीं तो हर पल में तो वो पीछे से तुमको धोखा देगा। ये बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे विवाह के ऊपर भयंकर जोर क्यों दे रहे हैं? जब प्रतिलोम मत करो, प्रतिलोम मत करो, आप पूरा ठाकुर जी का आइडियोलॉजी लेके जाओगे तो शिक्षा दीक्षा विवाह में ठाकुर जी प्रतिलोम विवाह को घोर प्रतिरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसी से बेस होता है पूरा जो नारी कितना होगा। नारी तो कबड़ी तो कर रखेगा पुरुष को पहले से प्रतिलोम मैरिज में ऑलवेज ज्ञान करेगा। और ये वो आनंद के टाइम में जो दो जैसे धृतिमंदा पलावा सत्संग में के उदाहरण दे रहे थे, जो 40 नारियल को हम 80 टुकड़ा कर दें, फिर इसको एक बकेट में डाल दें, फिर इसको जॉइंट करने के लिए जाएं, तो एक एक करके जॉइंट करेंगे तो जिसका टुकड़ा वो है वो उसके साथ मैच हो जाता है।
और वही होता है जाइगोट। तो कभी भी प्रतिलोम मैरिज में नारी आकर्षित पुरुष से इंटरनली नहीं हो पाता है, वो बाहर से दिखाता है हमारा बहुत अच्छा चलता है। मेरा एक बंधु है जो मेरे साथ 3 साल बड़े हैं और वो प्रतिलोम मैरिज की हैं आफ्टर 15 ईयर्स। मेरा मैरिज से पहले उनका तो मैरिज ऑब्वियसली है कि मेरे से बड़े हैं। मुझे अभी वो मुझे बताए, बोले समुद्र जो ठाकुर जी बोले हैं ना, प्रशांत महासागर में डुबकी लगाने से चारों तरफ से दिखता है कोई जहाज नहीं है, शिप नहीं है, तो जो अवस्था होता है मेरा अवस्था आज वही है। मुझे इंटरनली किसी तरह का भी मेरा वाइफ मुझे मानता नहीं, वो गुरु भाई हमारा, क्योंकि बहुत क्लोज है। और जब आध्यात्मिक का चरम बात हमारा डिस्कशन हुआ तो मुझे वो बोला जी शशि भाई मैं भुगत रहा हूँ अभी, और बोला जे मेरा जो बच्चा है वो हम दोनों के प्रति आकर्षित तो नहीं हुआ, और बावजूद जितना नहीं बोलने से वो भी मैरिज जो कर लिया वो भी चला गया। अभी उनके ऊपर केस चल के मुझे बोल रहा था थोड़ा हेल्प करिए, कोई एडवोकेट है, वो किसी के साथ चला गया। मतलब सुना नहीं, मतलब बच्चे भी नहीं सुने हमारा बात। वो ये केस स्टडी में सुन के हैरान हो गया। तो उसको आप क्या समझाओगे, तो पिता माता को भी सुन नहीं रहा है। ठाकुर जी इसलिए प्रकृति बोले जो मेरे को लग रहा है, तो कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हाईलाइट किया। ये शिक्षा दीक्षा से प्रकृति चेंज नहीं होगा, शिक्षा दीक्षा से प्रवृत्ति चेंज होगा। जो कॉम्प्लेक्स है, डिजायर से वो चेंज हो सकता है। उसका प्रकृति जो अविश्वासघात करता है तो वो नहीं होगा, वो पहले ही अविश्वास करेगा उसका पिता माता को। तो उसको विश्वास जो कोई भी काम दोगे वो आपको परेशान कर देगा। तो ये वैल्यू एडिशन मेरी तरफ से था। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। दादा ने एक्चुअली एकदम राइट जगह में नॉक किए है। प्रवृत्ति और प्रकृति एक नहीं है। प्रवृत्ति को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता है। आज का विषय वस्तु का यही क्रस्ट था, और ये दादा ने एकदम ठीक जगह पे आलोचना रखे है, और बहुत सुंदर, जो हमें छूट रहा था इस आलोचना से। तो आज का आलोचना बहुत सुंदर हुआ। सभी दादा माँ बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं।